कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी है जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और साथ ही आज के दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेलियों में से भी एक? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। तो चलिए आज इसके 3000 साल लंबे और बेहद दिलचस्प सफर को समझते हैं, प्राचीन फारस से लेकर आज के इस्लामिक गणराज्य तक। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। यकीन करना मुश्किल है ना, कि ये दोनों तस्वीरें एक ही देश ईरान की हैं। एक तरफ है 1970 का ईरान, जहां आपको वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल दिख रही है, और दूसरी तरफ है आज का ईरान, एक इस्लामिक गणराज्य जहां सख्त नियम है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 50 सालों में एक देश इतना कैसे बदल सकता है? इस कैसे का जवाब जानने के लिए चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन फारस से। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि ये थी दुनिया की पहली सुपर पावर, और इसकी छाप आज भी ईरान की पहचान पर बहुत गहरी है। सोचिए, 550 ईसा पूर्व में महान साइरस ने हखामनी साम्राज्य की नींव रखी। ये इतना विशाल था कि भारत के पड़ोस से लेकर मिस्र तक फैला हुआ था, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग आज़ादी के साथ रहते थे। लेकिन फिर 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस महान साम्राज्य को जीत लिया। आपको पता है, फारस की इस विरासत का एक बहुत गहरा रिश्ता भारत से भी है। जब बाद में अरब आक्रमण हुए तो ज़ोरवेस्ट्रियन धर्म को मानने वाले कई लोग, जिन्हें हम आज पारसी कहते हैं, अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भारत आ गए, और यहाँ आकर वो दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो बहुत बड़े बदलावों की, जिन्होंने ईरान की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहला, इस्लाम का आगमन, और दूसरा, एक बिल्कुल नई पहचान का जन्म। तो देखिए, पहला बड़ा मोड़ आया 7वीं सदी में, जब अरबों के आक्रमण के साथ फारस में इस्लाम आया। लेकिन असली गेम चेंजर था दूसरा मोड़, जो साल 1501 में आया। उस वक्त सफवी वंश ने शिया इस्लाम को देश का धर्म बना दिया। बस इसी एक फैसले ने ईरान को अपने सुन्नी पड़ोसियों जैसे ऑटोमन और मुगल साम्राज्यों से हमेशा के लिए एक अलग पहचान दे दी। अब कहानी में एंट्री होती है 20वीं सदी की, और इस बार ईरान की जमीन से कुछ ऐसा निकलता है जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है, और वो था तेल। साल था 1908। ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर तेल के भंडार मिले, और जैसे ही ये खबर फैली, ब्रिटेन और रूस जैसी बड़ी ताकतों की नजरें ईरान पर गड़ गईं। अब ईरान का तेल सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर बन गया, जिसमें ब्रिटेन का कंट्रोल ज्यादा रहा। फिर आया साल 1953, एक बहुत ही अहम साल। ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद कर दिया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को जरा भी पसंद नहीं आई। नतीजा, उनकी खुफिया एजेंसियों CIA और MI6 ने मिलकर मुसद्दिक की सरकार गिरा दी और सत्ता सौंप दी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, जो पश्चिम के वफादार थे। और बस यहीं से ईरान के लोगों के मन में पश्चिम के खिलाफ, खासकर अमेरिका के खिलाफ, अविश्वास का वो बीज पड़ा जो आज तक कायम है। शाह ने ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए एक व्हाइट रेवोल्यूशन या सफेद क्रांति शुरू की। उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया। देश में तरक्की तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो रही थी। ईरान के जो धार्मिक नेता थे और जो आम कंजर्वेटिव लोग थे, वो बहुत नाराज हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी संस्कृति और उनका धर्म दोनों खतरे में हैं। और इसी नाराजगी की आग ने आखिरकार 1979 की इस्लामी क्रांति को जन्म दिया। ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने न सिर्फ 2500 साल पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति का चेहरा थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। वो देश से बाहर थे, लेकिन उनके संदेशों ने ईरान के लोगों को एक कर दिया था। उनका एक ही नारा था, शाह को जाना ही होगा, और ये नारा जल्द ही पूरे देश की आवाज बन गया। और फिर तो सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 1978 में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जनवरी 1979 आते आते शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और फिर 1 फरवरी को आयतुल्ला खुमैनी 15 साल बाद एक हीरो की तरह ईरान वापस लौटे, जहां लाखों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी।
इस क्रांति ने राजशाही को हटाकर एक बिल्कुल नई तरह की सरकार बनाई, एक थियोक्रेटिक गणराज्य। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां असली पावर धर्म गुरुओं के हाथों में होती है। तो सवाल है, ये सिस्टम काम कैसे करता है? ईरान के सिस्टम को ऐसे समझिए, एक तरफ है राष्ट्रपति और संसद जिन्हें लोग चुनते हैं, लेकिन असली और सबसे बड़ी पावर है सुप्रीम लीडर के हाथ में, जो एक धार्मिक गुरु होता है। सेना, कानून, विदेश नीति, हर बड़े फैसले पर आखिरी मुहर उन्हीं की लगती है, यहाँ तक कि वो चुने हुए राष्ट्रपति के फैसले को भी पलट सकते हैं। इस क्रांति ने वाकई सब कुछ बदल दिया। हजारों साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई, देश में सख्त शरिया कानून लागू हो गए। अमेरिका, जो कल तक ईरान का दोस्त था, अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और सारे रिश्ते टूट गए। और इसी के साथ दुनिया में ईरान को एक नई और एक विवादास्पद पहचान मिली, जो आज भी कायम है। तो प्राचीन फारस से लेकर इस्लामिक क्रांति तक ईरान ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि 3000 सालों के साम्राज्यों और क्रांतियों के बाद ईरान के इतिहास का अगला पन्ना क्या होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।